फाइनेंशियल फॉर्मूले में हमारे पास ये 6 फॉर्मूले हैं, एक एक करके इनको पढ़ेंगे ध्यान से। ये 6 के 6 फॉर्मूले अकाउंट से रिलेटेड है। आप लोग अगर सीए के अंडर कभी लगे या बैंक में लग गए तो ये काम आएंगे आपके, या किसी शॉप पर भी लग गए ना जहाँ पर ईएमआई वगैरह निकाले जाते हैं किसी प्रोडक्ट को बेचते टाइम, तो ये फॉर्मूले वहाँ आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप कहीं भी नहीं लगे ना तो अपने डेली लाइफ में घर में यूज होंगे, देखना अभी आप। तो ये शीट है मेरे पास, इस पे हम लोग काम करेंगे और अंत में मैं आप लोगों को इस पे काम करने के लिए 4-5 एक्सरसाइजेस भी दूंगा जो आप लोग यहाँ पे बैठ के करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है आपका PMT, इसका फुल फॉर्म होता है मंथली पेमेंट, इसको मंथली पेमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका बेसिक यूज किया जाता है ईएमआई निकालने के लिए। ईएमआई आप सभी जानते होंगे, कार वगैरह लोन लेते हैं जब तो हमारी ईएमआई बनती है, मंथली इंस्टॉलमेंट। तो आप अगर ये फॉर्मूला जानते हैं तो आप खुद ईएमआई निकाल सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त कैलकुलेट कर सकते हैं। एक केस स्टडी करते हैं, समझते हैं एक यूज केस। मान लो आप लोगों ने 2 लाख रुपए का लोन लिया किसी भी बैंक से, उसके ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लगा 9.8% एनम। तो इस तरीके से लिखना है इसको, 9.8%, परसेंटेज ऑफ साइज लगा। तो ये सालाना है, तो मैंने साइड में लिख दिया ताकि मुझे याद रहे। अब आपने ये लोन 18 महीनों के लिए लिया, यानी 1.5 साल के लिए। तो यहाँ मैंने एक टर्म यूज करी है NPER, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ये याद रखना है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जितनी भी होंगे उनको मैंने यहाँ साइड में लिख लिया 18। कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, मतलब इतने इतने महान बच्चे होते हैं, 18 मंथ, ये काम करेगा, टेक्स्ट वैल्यू बन गई। 18 को नंबर ही रहने देना, ये मंथ को बगल में लिखना हिंट के रूप में, आपको याद करने के रूप में, आपको याद रहे बस, इसके साथ मत में लाना किस चीज को। अब हमें ईएमआई कैलकुलेट करनी है, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है PMT। फॉर्मूला क्या होगा? PMT। देखो मैं यहाँ पर आपको 2 टिप दूंगा फाइनेंशियल फॉर्मूले लगाते वक्त। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो कम से कम चांसेस होंगे कि आपके एरर्स आएंगे। टिप नंबर 1, फॉर्मूले में जो भी आप पास करते हैं, ये जो पैरामीटर्स होते हैं, आप हर पैरामीटर जो भी पास करो मंथ के अकॉर्डिंग करना है। अगर कोई पैरामीटर ईयर में दिया हुआ है तो मंथ में कन्वर्ट करके पास करो। अगर कोई पैरामीटर ऑलरेडी मंथ में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। दूसरा, आपको ये देखना है, अगर कोई इनपुट आपसे मांगा जाए और वो आपके पास ना हो, अवेलेबल ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे इनपुट आपके पास अवेलेबल होंगे, कई बार नहीं होगा, तो उस केस में उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना, खाली छोड़ना नहीं है। आप उस केस में उसका मान 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0। ये दोनों बातें याद रखना। अब चलिए शुरू करते हैं। इनमें से किसी भी फॉर्मूले को याद नहीं करना है। अब जो भी फॉर्मूले आप पढ़ोगे उनको याद मत करना, याद करने से ये याद नहीं होने वाले। फॉर्मूले को समझ लो, नीचे के पैरामीटर देखो, बस जो मांगे वो दे दो। पहला पैरामीटर क्या है? बोलो। रेट। कितना रेट है? ये मंथली है कि सालाना है? तो मंथ में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? इस फॉर्मूले में तो मैं आपको एक एक चीज खुल के बताऊंगा, अगले फॉर्मूले में मैं डायरेक्ट करूंगा। ये वहां खुद लगाना है दिमाग की सर ने डिवाइड 12 क्यों किया, समझ के बाद। तो दिमाग को ना एक्टिवेट करके बैठना है, फ्यूज बम की तरह बैठ गया ना तो सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा। एक बार कर रहा हूँ, फुल स्पॉट में बता रहा हूँ तुमको मैंने डिवाइड 12 क्यों किया। अगली बार जब लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा नहीं। चलिए अगला पैरामीटर क्या है, पढ़ो। एनपीआर। एनपीआर क्या होता है? मैंने क्या बताया था, क्या होता है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, नंबर ऑफ ईएमआई। कितनी है वो टोटल इंस्टॉलमेंट्स? ये ऑलरेडी मंथ में है ना, कुछ नहीं करें। अगर ये साल होते, 18 साल होते, तो क्या करना होता? एक साल में कितने महीने होते हैं? तो 18 साल में कितने होंगे? गुना 12 ही तो करोगे। आ रहा है समझ में? गुना 12। अभी कुछ नहीं करना। अगला पैरामीटर क्या है?
पीवी का मतलब हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। तो वो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपका लोन अमाउंट, तो वो कितना है, ले लो। आपके सारे पैरामीटर यूज हो गए, जो डाटा था वो यूज होना चाहिए, यूज हो गया। अब बंद कर दो ब्रैकेट, मार दो एंटर। कितना अमाउंट आ रहा है, तो ये क्या हो गई आपकी ईएमआई, मंथली इंस्टॉलमेंट। अब सवाल खड़ा होता है नेगेटिव क्यों आया, यही पूछोगे ना तुम लोग, नेगेटिव क्या। एक बात बताओ, जब ईएमआई हम देते हैं तो आपके अकाउंट से वो डेब्ट होती है, क्या होती है वो, डेब्ट और क्रेडिट में क्या फर्क होता है, डेब्ट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस, समझ आ रहा है, ये डेब्ट होती है इसलिए क्या आ रहा है यहाँ पर। अब दिक्कत आएगी कब कौन सी चीज डेब्ट होगी, कब कौन सी चीज क्रेडिट होगी, हालत खराब हो जाएगी आप लोग। बैंक के लिए क्रेडिट है, हमारे लिए डेब्ट है, और बैंक के लिए क्रेडिट है, हमारे लिए क्या है, डेब्ट है। ऐसे हम आगे चलकर कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पर बैंक के लिए कोई चीज क्रेडिट होगी, हमारे लिए कोई डेब्ट होगी, तो दिक्कत आएगी। तो ऐसे केस को सुधारने का एक तरीका होता है, आप एक फॉर्मूला यूज करना है, एक अगली टिप दे रहा हूं, फाइनेंशियल के जितने भी फॉर्मूला आप यूज करोगे उन सभी फॉर्मूलों को एब्सोल्यूट नाम के फॉर्मूले में बंद करके लगाना, जितने भी यूज करोगे, चाहे आंसर नेगेटिव आए या ना आए, दिक्कत नहीं आए। इसका कारण क्या है, एब्सोल्यूट एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। अगर कोई वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमेशा इसका आंसर पॉजिटिव आता है। अभी आप एंटर करेंगे यू गॉट एन आंसर, हो गया। इसमें कोई सवाल है किसी को। अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल पे। ईएमआई मिलेगा नहीं बिना रेट के, ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होगी, इन्होंने सोच समझ के बनाया है, नॉट वरी। ईएमआई बिना ब्याज के मिलता है, कभी नहीं मिलेगा, नॉट वरी। आगे चल के कुछ फॉर्मूले में ऐसा होगा तो मैं बताऊंगा। जहां पर सिचुएशन है, जहां नहीं है तो वहां जीरो डालना है, लेकिन यहाँ इस केस में है नहीं, तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, फिर कुछ गलत ही आंसर आएगा। अरे समझ में, अभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं खुद बताऊंगा, बस मेरा याद रखो आप, कोई पैरामीटर आपसे मांगा जाए अवेलेबल ना हो तो जीरो डालना है। अभी हमारे पास अवेलेबल है रेट, तो हम क्यों जीरो डालेंगे, आंसर फिर गलत ही आएगा, सही आंसर नहीं आने वाला तुम्हारा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है आईपीएमटी, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन अ मंथली पेमेंट। जो ईएमआई आप पे करते हो, हर एक ईएमआई पे ब्याज लगा होता है। आपने जो भी पहली ईएमआई दी होगी 11,993 रुपए, तो इसमें ब्याज होगा, इंक्लूड होगा ब्याज, और तो हर इंस्टॉलमेंट पे, इंस्टॉलमेंट तो आपकी सेम रहेगी लेकिन हर इंस्टॉलमेंट पे लगने वाला ब्याज अलग अलग होता है, हर इंस्टॉलमेंट पे ब्याज अलग अलग होता है। जो पहली इंस्टॉलमेंट आप देते हो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा होता है, प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है, ब्याज ज्यादा होता है। आखिरी किस्त जब आप पे करते हो तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा होता है, ब्याज कम होता है। इसके पीछे की वजह यह है कि जैसे जैसे आप ईएमआई चुकाते जाते हो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू कम होती रहती है, और जब प्रिंसिपल वैल्यू कम होगी तो ब्याज कम लगता है। आ रहा है कुछ समझ में आपको, ठीक है। सो चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये हमने पहली ईएमआई पे करी, मैंने एक पैरामीटर बना लिया, पहली पहली ईएमआई, पहला महीना, और इसकी ईएमआई हमने पे करी 11,993 रुपए। हमें इसके ऊपर लगने वाले ब्याज का पता करना है कि कितना इंटरेस्ट इस ईएमआई पे लगा है, पहली ईएमआई पे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, आईपीएम, इंटरेस्ट ऑन अ मंथली पेमेंट। तो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। तो पहला पैरामीटर है रेट, दूसरा पैरामीटर है पीरियड, पीरियड का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट का नंबर, मंथ नंबर, वो कितना है 1। नेक्स्ट पैरामीटर है टोटल इंस्टॉलमेंट, अगला पैरामीटर है प्रिंसिपल अमाउंट, सब कुछ क्लोज एंड प्रेजेंट। कितना अमाउंट आया, 1603। अब हम चाहते हैं कि पॉइंट की वैल्यू ना आए, इसको राउंड ऑफ करना है, तो आप एक काम करिए, पॉइंट के नंबर को अगर दिखाना नहीं चाहते तो इंट फॉर्मूला यूज कर लेना, कोई भी नंबर हो पॉइंट नहीं दिखाना चाहिए, इंट में डाल देना, इंट में पॉइंट नंबर नहीं आता। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट आपने पे करी है उसमें 1633 रुपए आपका ब्याज है, ठीक है। किसी भी इंस्टॉलमेंट का निकाला जा सकता है, अगर मैं पांचवी इंस्टॉलमेंट डालता हूं तो उस पर जो ब्याज लग रहा है वो 1290 रुपए, बाकी प्रिंसिपल अमाउंट। समझ में आ गया। तो अगर कोई आपको बोलता है कि हमने पहली किस्त भर दी, अब बताओ टोटल कितना पैसा और भरना है हमको बाकी का, कोई कह सकता है ना पहली किस्त आपने भर दी,
अब दूसरी सेटलमेंट में पूरा पैसा आप चुकाना है बैंक का, तो बाकी बचा हुआ पैसा आप चुकाओगे। बाकी बचा हुआ पैसे कैसे निकालोगे? टोटल अमाउंट कैलकुलेट करो कि कितना पैसा आपको बैंक को देना है। आपका अमाउंट था 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए पे जो ब्याज लगा वो था 1,633 रुपए। टोटल अमाउंट हो गया 2,01,633 रुपए, जिसमें से आपने तकरीबन 12,000 की किस्त भर दी। ये माइनस करना, जो भी अमाउंट निकलेगा वो रिमेनिंग अमाउंट होगा। अब बैंक के कुछ नियम्स होंगे, अगर आप ईएमआई को बीच में तोड़ते हो तो 1% का पेनल्टी हो सकता है, आधे परसेंट का, वो निकाल के कैलकुलेट करके देना होता है। कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो क्या करते हैं 11,993 गुना 17 कर देंगे कि 17 किस्त बच रही है, 11,993 गुना 17 करके दे देंगे। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, गलत है ये। जब आपने पैसा रखा ही नहीं है, बरता ही नहीं है, तो ब्याज क्यों दे रहे हो? आपने यदि हम दिमाग लगाना होगा कि जो किस्त आप भर रहे हो उस पर ब्याज भी तो है, ब्याज क्यों देना जब आप पैसा एक साथ दे रहे हो? बल्कि पेनल्टी देना होता है उस पर, आप टर्म तोड़ते हैं और पेनल्टी पे करते हैं। ये सवाल समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट हमारे पास अगला सवाल यहाँ पर आता है एनपीआर। एनपीआर की मदद से आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी नंबर ऑफ ईएमआई निकाल सकते हो। मान लो आप सेम बैंक में जाते हो और उनसे 2 लाख रुपए का आप लोन लेते हो पर्सनल, जिसपे ब्याज थोड़ा ज्यादा लगे। आप बैंक को बोलते हैं कि आप बैंक को हर महीने 9,550 रुपए पे कर सकते हैं, क्योंकि ये पैसा आप पे कर रहे हैं, डेब्ट होता है आपके अकाउंट से, तो माइनस करके चले गए। जी हम जानते हैं, पहले से हमने माइनस करके लिख लिया इस चीज को। अब आपको ये पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ ईएमआई कितनी बनेगी। केस चेंज हो गया यहाँ पे। पिछले केस में क्या था, वो आपसे बोलते थे कि कितने महीने की ईएमआई बनानी है, 18 बनाऊं, 20 बनाऊं, 25 बनाऊं, कितनी किस्त बनाऊं। इस बार पलट गया केस, आपने बोला कि मैं हर महीने इतने दे पाऊंगा, ये देख लो कि कितनी ईएमआई बनेंगी आपकी। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला एनपीआर लगाएंगे, चलो लगाते हैं। रेट पीएमटी, ऑलरेडी मंथ में कुछ नहीं करना। प्रिंसिपल वैल्यू, ऑल द वैल्यूज हैज बीन कंप्लीटेड, जस्ट क्लोज एंटर। कितनी ईएमआई बनी? 24.01 नेग्लेक्टेड है, कुछ अमाउंट होगा 150 रुपए, दैट्स फाइन। टोटल ईएमआई कितनी आ गई आपकी? 24 ईएमआई आ गई। तो इस तरीके से हम इस चीज को निकालते हैं। और इस चीज को वो मैनेजर कैसे चेक कर लेगा 24 बनाने के लिए? 1-2 रुपए बढ़ा बढ़ा के देख लेगा भाई। नहीं समझे? हो गया राउंड फिगर, जीरो जीरो का मतलब ही नहीं है, राउंड फिगर हो गया। तो वो क्या बोलेगा 9,000 ऐसी आती है ईएमआई, कभी भी ईएमआई ऐसी नहीं आती 17,000 18,000। कभी देखना कैलकुलेट करके ईएमआई कैसी आती है, 18,112 रुपए, 18,113 रुपए, ऐसे निकालते हैं वो इस चीज। और आप बोलोगे ना तो ऐसे ही निकालेंगे कैलकुलेट करके कि अब कितनी बनानी है। वो पूछ लेगा, या वो बोल देगा आप कितना दे रहे हो, वो थोड़ा बढ़ा के बोल देगा 9,552 की ईएमआई बन गई आपकी, आपकी 2 साल की ईएमआई बन गई, ये बन गई आपकी 2.25 साल की ईएमआई, दैट्स इट। तो आप खुद भी निकाल सकते हैं ऐसे। इसमें कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट हमारे पास सवाल आता है एफवी। एफवी का फुल फॉर्म होता है फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, इसकी केस स्टडी करते हैं। देखो, मान लो आपके पास 4 लाख रुपए हैं और आप इन पैसों की एफडी कराना चाहते हो। 3 साल के लिए आपने बैंक में डाल दिए पैसे 7.25 के रेट पर। अब आपको पता करना है कि मैच्योरिटी कितनी मिलेगी आपको। तो अब क्योंकि पैसा आपने बैंक में डाल दिया, तो ये पैसा आपको कितने साल बाद मिलेगा? तो आपको ये पैसा फ्यूचर में मिलेगा। और जब कोई पैसा फ्यूचर में मिलेगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा वहां पर? एफडी लगेगा। चलिए लगाते हैं। रेट टोटल इंस्टॉलमेंट पीएमटी है कहीं? पीएमटी की वैल्यू मांग रहे हैं, है क्या हमारे पास कहीं? क्या डालेंगे? अगला देखो क्या ले रहा है। जब तक देनी जब तक आपके पैरामीटर यूज ना हो जाएं, मांगता रहेगा। अगर कोई चीज नहीं आ रही है जीरो डालते रहो, आपके पैरामीटर यूज होने चाहिए उसमें। अभी हमसे क्या मांग रहा है? अब भी है ना, हो गए सारे पैरामीटर यूज। जब आपके सारे पैरामीटर यूज हो जाए, आपको तसल्ली हो जाए, तब बंद करना है फॉर्मूला। बस यही लॉजिक है इसका। अभी बंद कर दीजिए। कितने आए किस्त? 4,96,861 रुपए आपकी मेच्योरिटी बनेगी आफ्टर 3 इयर्स। आपको ये सब कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास हमारा अगला फंक्शन है पीवी। पीवी का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। इसकी इसके एग्जांपल को समझो।
मान लो आप अगेन बैंक के पास जाते हो 2 साल की एफडी करने के लिए, बैंक आपको 7.25 का ब्याज दे रहा है। आप बैंक मैनेजर को बोलते हो कि बेटा कितने पैसे हम जमा करें कि एग्जैक्ट उसकी जो मेच्योरिटी है वो 2.5 लाख रुपए बन जाए। यानी आप बैंक वाले से पूछ रहे हो कि मैं कितने पैसे डिपॉजिट करूं, यानी आप प्रेजेंट वैल्यू पता करना चाहते हो ताकि एग्जैक्ट फ्यूचर वैल्यू 2.5 लाख रुपए बने। अभी हम बैंक में जाते हैं तो लमसम जमा कर देते हैं, लो जी 20,000 जमा कर दिया, आटा तिरछा पैसा मिलता है 20,525 रुपए। अब जब पैसे की एफडी तोड़वा के घर लाते हैं तो होता क्या है, 525 फिर खत्म, 20 ही रह जाते हैं। अगर आप जमा करते 19,642 रुपए और आपकी एफडी पूरी होने के बाद 20,000 मिलती, वो तोड़े नहीं जाते हैं, आसानी से खर्च नहीं होते। मेरे लॉजिक समझ रहे हो, इसका मेरे फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, मैं देसी भाषा में एक लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि ऐसा करने से हमें क्या फायदा हो सकता है। एक मनोवैज्ञानिक सोच होती है खाली। आपके पास एक लाख रुपए और एक लाख 25 रुपए है, तो भाई 25 रुपए को पहले खर्च करोगे, समझ रहे हो। अगर तुम्हें कहीं 10 रुपए देना है तो तुम्हें 1 लाख रुपए में से देने की कोशिश नहीं करोगे, वो टूट जाएगा। गॉट इट। तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। चलिए इसको बना के देखते हैं। यहाँ फॉर्मूला लगेगा पीवी, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, रेट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, टीएमटी, फ्यूचर वैल्यू। देखो हो गया ना यूज, जो डाटा था यूज हो गया। नाउ क्लोज इट। बहुत सारे पैरामीटर दे रखे होते हैं, जो डाटा जब तक यूज ना हो डालते जाइए। अभी एंटर करना है आपको। तो आपको पैसे जमा करने होंगे 2,16,350 रुपए। आपके पैसे बनेंगे एग्जैक्ट वो 2,50,000। तो आपके पैसे कोई क्वेश्चन यहाँ तक। अब एक आखिरी सवाल बचता है, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। द नेम ऑफ द फॉर्मूला इज XIRR। अभी XIRR क्या होता है? आप लोगों ने SIP का नाम सुना होगा, किस किस बच्चे ने सुना है? क्या होता है SIP? ओके, क्या करते हैं इसमें? एक मैंडेट, एक डेट बना लेते हैं, हर महीने की या हर हफ्ते की या हर साल की, वो आप पे डिपेंड होता है। या फिर आप कभी भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, जरूरी नहीं हर महीने डालने हैं। आपको जब मन करे जब डालो। आज तुम्हारे पास पैसा है अब डाल लो, एक महीने की तो किस जाएगी जाएगी, तुम अब डाल लो जब तुम्हारा मन करे। SIP लाइक दैट, आप धीरे धीरे कुछ पैसे डालते हो और उसके बाद लमसम आपको कुछ रिटर्न मिल जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक SIP खोली, आपने उसमें अपने हिसाब से मैन्युअली उसको ओपन किया, डेट यहाँ लिख रहे हो और जब पैसा आपने बैंक में डाला वो आप यहाँ लिख रहे हो। आपने जब पैसा बैंक में डाला तो आपके अकाउंट से डेबिट हुआ, तो वो माइनस करके आपने डाल दिया। ठीक है, समझ में आ गया? डेट और एक तरफ पैसा, आपने कब कब पैसा जमा किया, समझ गए? आपने 2 जनवरी को 5,000 डाले, 12 जनवरी को 2,000 डाले, 3 जून को 2,500 रुपए, 14 सितंबर को 6,000 रुपए, 5 अगस्त 2024 एक साल के बाद 11,000 डाले। कुल रकम अगर मैं देखूं, आपने आपने कितने रुपए डाल दिए? आपने 26,500 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 26,500, समझ गए? अब कुछ टाइम के बाद, यानी आज जब आपने देखा, अपने अकाउंट को खोल के देखा, अपने म्यूचुअल फंड को खोल के देखा, तो वो पैसा, अब जब देखा गया तो वो पैसा कैलकुलेट होते हुए सिस्टम में दिखाई दे रहा था 31,789। समझ में आ गया? अब आपको ये पता करना है कि ये किस रिटर्न के हिसाब से बना, कितना रिटर्न आ रहा है, कैसे निकालोगे? 2% है, 7% है, 6% है। भाई अगर 6% ही रिटर्न आ रहा है तो इतना रिस्क क्यों लें? बैंक में ना डालें, प्योर एकदम सेफ। रिस्क क्यों लें जब 6% ही रिटर्न मिलना है? तो बैंक कम से कम देगा, बिना रिस्क के देगा, कंफर्म रहेंगे हम। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका रिटर्न आ रहा है 11%, 8%, 12%, तो रिस्क लेने में मजा है। वही भाई मेरा कहने का मतलब, जब तुमको प्रॉफिट ही नहीं है तो रिस्क क्यों ले रहे हो? जहां पर तुमको प्रॉफिट होने का फायदा है तभी तो रिस्क लिया जाएगा, वरना रिस्क क्यों लिया जाएगा? ठीक है, ओके, अभी स्टार्ट करें। एक बात ध्यान रखना, जहां पर ये मैं वैसे बता रहा हूँ पर्सनली टाइप में। अच्छा, अब हम यहाँ निकालेंगे कि भाई कितना रिटर्न हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एवीएस। यहाँ पर फॉर्मूला यूज होता है XIRR, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जो बीच बीच में पैसा डाला जाता है, तो इंटरनल जो रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो
IRR। आपको दो साइड में डाटा लिखना होता है, एक साइड में डेट और एक साइड में अमाउंट। जो अमाउंट आप जमा करते हो वो नेगेटिव होता है, जो अमाउंट आपको मिल रहा होता है, जो आपका होता है, वो आपका पॉजिटिव में दिखता है। आपको सबसे पहले जो वैल्यूज हैं उन सबको सिलेक्ट करना है यहाँ पर, और उसके बाद जो आपकी डेट्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, मारिएगा एंटर, रिटर्न आ जाएगा। कितना रिटर्न आ रहा है? तो मच बेटर है, बैंक तो 6 देता है, ये 1.5 गुना है। अगर बैंक में 6 देते हैं तो बैंक में पैसे को डबल होने में 11 से 12 साल का वक्त लगेगा, और यहाँ पर पैसे को डबल होने में 8 साल का वक्त लगेगा। समझ में आया? और मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच बोला, तुम कैलकुलेट कर लेना। ये भी तरीका, मैंने कोई कैलकुलेशन लगाई तभी मैंने बोला। बैंक में तुम पैसे जमा करोगे तुम्हें 12 साल लगेगा, 6% का रिटर्न था, और यहाँ पैसे जमा करोगे तो तुम्हें 7.5 साल लगेगा। तुम चाहो तो कैलकुलेट कर लेना, किसी बैंक के बंदे से पूछ लेना, यही नॉलेज तुमको लेनी है। समझे? क्या? जो अमाउंट, इसी से तो पता लगेगा रिटर्न कितना आ रहा है। जो तुमको पैसा ही नहीं मिल रहा तो पता कैसे चलेगा कितना मिला? आपको पैसा कैसे पता चलेगा कितना फायदा हुआ? आपने 10,000 जमा करे, आपको कैसे पता चलेगा आपको 20% रिटर्न मिला? क्योंकि आपको किसी ने 12,000 दिए। अब तुम कह रहे हो सर 12, मेरे को तो पता ही नहीं कितने दिए, रिटर्न बताओ कितना आया। ये समझ रहे हो कुछ आप? आपने बैंक में 2 लाख रुपए डाल दिए और आप मेरे से पूछ रहे हो सर कितना रिटर्न मिला मेरे को। मैंने कि कितना दिया बैंक वालों ने तुम्हें? सर वो नहीं दिया भैया, कुछ भी, खाली भगा दिया हमको। तो क्या रिटर्न मिला तुम्हें? 0। अरे सर क्या, ये 25 अक्टूबर तक का रिटर्न है। तुम्हारे सामने लिखी हुई है डेट, तुम अपना क्वेश्चन बताओ क्या करना चाहते हो। ये रिटर्न आपको 25 अक्टूबर 2025 को मिला है, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये 9.66 है, इसका मतलब सालाना आपको इस रेट पर रिटर्न मिल रहा है। हाँ इतनी बीच में कोई पैसा नहीं डाला। ठीक है, और कुछ कंप्लीट? तो भाई यहाँ पर आपके सारे सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं उनको कर लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन है, इनको खुद से पढ़ना है और इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी 12:06 हो रहे हैं, मैं तुमको 20 मिनट दे रहा हूँ। 12:25 तक का टाइम है, मैं शीट शेयर कर देता हूँ। 15-20 मिनट जो भी बचेगा एक बार हाथ साफ कर लो अपना। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मूले की नेक्स्ट कैटेगरी, जिसका नाम है लुकअप फंक्शन। इसमें आज हम लोग वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, यूजिंग मैच, डब्ल्यू लुकअप, फिल्टर, ट्रांसपोज, इंडेक्स प्लस मैच, ये सारे फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले ये समझो कि लुकअप फॉर्मूले यूज क्यों करते हैं। देखो कई बार क्या होगा, आपको इस तरीके से डाटा सेट दिया जाता है, एक छोटा सैंपल डाटा लिया हुआ है मैंने, डाटा सेट में काफी रिकॉर्ड हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं। आपको इस तरीके से एक डाटा सेट दिया जाता है और आपको एक लुकअप वैल्यू दी जाएगी। जैसे मैंने डाटा सेट दे दिया और आपको एक लुकअप वैल्यू दे दी ID S7 ऐसे, और आपसे कहा जाएगा इस बच्चे का नाम निकालो। तो आप डाटा सेट में ढूंढ के थोड़ी ना निकालोगे, कोई फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला एक बार आपने लगा के रख दिया तो क्या होगा, आप कभी भी ID चेंज करोगे, बच्चे का जो भी नाम होगा अपने आप आएगा, इसलिए लुकअप फंक्शन लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है लुकअप फंक्शन लगाने का, कई बार कोई डाटा सेट होता है, एक शीट 1 पे होता है कोई डाटा सेट। ठीक है, अब डाटा सेट में हजारों रिकॉर्ड होते हैं, आपसे कहा जाता है कि कुछ मेरे पास रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड निकाल के दो, ये रिकॉर्ड निकाल के यहाँ लाओ। तो आपको लुकअप फंक्शन आता होगा तभी निकाल के ला पाओगे। अब आप सोच रहे हो सर 3 रिकॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड को मैं खुद से ढूंढ के यहाँ ले आऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हो। आपके पास हजारों की संख्या में रिकॉर्ड होते हैं और हजारों की संख्या में ही रिकॉर्ड निकलवाए जाते हैं। तो भैया फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? सो लुकअप का मतलब डाटा सेट से डाटा लुकअप करने के लिए लुकअप फंक्शन लगता है। लुकअप मतलब सर्च करना। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक्सेल में लुकअप नहीं आता तो सोच लो एक्सेल में आप डिस्क्वालीफाइड है, सीधे सीधे रिजेक्शन है सीधा। एक्सेल में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होते हैं फॉर्मूले जो पढ़े आपने और उसमें लुकअप सबसे ऊपर होता है, और दूसरा होता है रिपोर्टिंग, पिवट टेबल बोलते हैं उसको। अगर आपको ये चीज नहीं आती तो एक्सेल में टोटल रिजेक्शन है, एक्सेल में कुछ नहीं होने का। ठीक है, तो अब देखो
सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज फंक्शन क्या होता है उसको समझो पहले। देखो जब भी आपको कोई डाटा सेट दिया जाता है डाटा लुकअप करने के लिए, तो उसका जो ऑर्डर होता है वो इस तरीके से होता है। या तो डाटा सेट आपको ऐसा मिलेगा लुकअप करने, या फिर ऐसा मिलेगा, दोनों ही मिल सकते हैं, या तो ऐसा या ऐसा। इस तरह का जो डाटा सेट होता है इसमें डाटा का ऑर्डर ऊपर से नीचे जा रहा है। अब अगली एंट्री कहाँ करोगे, नीचे तो करो, तो ऑर्डर क्या बन रहा है, ऊपर से नीचे का बन रहा है। तो इस तरह के ऑर्डर को बोलते हैं वर्टिकल ऑर्डर। तो इस तरह के डाटा सेट पे कभी भी लुकअप लगेगा तो कौन सा लगेगा, वी लुकअप। तो ये याद रखना, वी लुकअप लगता है डाटा सेट को सिचुएशन देखकर, डाटा सेट को देखकर वी लुकअप लगता है। डाटा सेट वी लुकअप की अवस्था में तो वी लुकअप लगेगा, वरना नहीं लगेगा। अच्छा, ये डाटा हॉरिजॉन्टल होता है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल होगा, तो यहाँ पे एच लुकअप लगेगा। तो डाटा देख के पता लगा दोगे ना कहाँ पे क्या लगेगा, इस पे क्या लगेगा, और इस पे क्या लगेगा, और इस पे, कारण पता है ना। ओके, अब देखो, अब मैं आपको एक फंक्शन सिखाता हूँ, लाइन बाय लाइन एक एक करके फंक्शन पढ़ेंगे। पहले फंक्शन का नाम है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी डाटा का ऑर्डर बदल सकते हो। मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग में जा रहा है, अपना घर पे रिकॉर्डिंग देख के नोट्स बना लेना। समझ में आ गया। अभी मैं नोट्स लिखवाऊंगा तो तुम वैसे ही हफ्ते में 2 दिन आते हो तो बेटा पढ़ के क्या जाओगे, सोच के देखो आप, आपका टाइम बचाने के लिए। गॉट इट। एक एक स्टेटमेंट आपके पास जा रही है, उसको देखकर ध्यान से अपने नोट्स बना लेना। अगर मैंने यहाँ पर लिखा, मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखवाऊंगा, और यहाँ पर लिखने का आप बैठे तो आपका समय खराब होगा, कीमती समय आप लोग खुद देखिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहला फंक्शन है आपका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज फंक्शन का काम होता है किसी भी डाटा के ऑर्डर को बदलना। अगर कोई डाटा वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, अगर कोई डाटा हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल हो जाएगा। मान लीजिए इस डाटा को मुझे हॉरिजॉन्टल करना है, तो मैं यहाँ लगाऊंगा फंक्शन ट्रांसपोज। ठीक है, ये डाटा पकड़ लेना आप, बस ले लिया। जैसे ही एंटर करोगे देखो हो गया हॉरिजॉन्टल, अपने आप हो गया, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो हर तरह के ऊपर चलता है। अगर मैं इसको उल्टा करूं, यानी इस बार ये वाला डाटा दे दूं तो उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल बन जाएगा। तो आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। पहला फंक्शन कंप्लीट होता है, कोई डाउट इसमें। अब आ जाते हैं दूसरे फंक्शन पे। दूसरे फंक्शन का नाम है वी लुकअप। अब ये मेरे पास डाटा सेट है और यहाँ पर हम लुकअप लगाना सीखेंगे। अब कैसे लगता है जरा ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, लुकअप लगाने से पहले आपको मैच सीखना होगा। क्या सीखना होगा, मैच। अब ये मैच क्या होता है समझो इसको। मान लो आपके पास एक डाटा की लिस्ट है जिसमें कुछ भी हो सकता है, लिस्ट है, जैसे स्टूडेंट के नाम हो सकते हैं लिस्ट में, स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, कॉलम के नाम हो सकते हैं, रोल नंबर हो सकता है। लिस्ट समझ में आती है जिसमें एक सारी एक जैसी वैल्यू, सारी बहुत सारी, एक लिस्ट है। उस लिस्ट में पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन ढूंढनी है तुमको। जैसे मैंने एक लाइन में बहुत सारे बच्चों को बैठा दिया और मैंने तुमसे कहा कि राहुल कहाँ बैठा है, तो तुम क्या बोलोगे, राहुल तीसरे नंबर पे। समझ में आ रहा है कुछ, पोजीशन बतानी है, तो उसके लिए मैच फॉर्मूला लगता है। अब एग्जांपल से देखो, यहाँ पर ये मेरे पास डाटा की कॉलम्स हैं, कॉलम है नहीं, कितनी कॉलम है टोटल, अच्छा ईआईडी कौन सा कॉलम है, कोड और सिटी। अब कमाल की बात देखिएगा, मैं किसी भी कॉलम का नाम लिखूंगा उसकी पोजीशन यहाँ अपने आप आती है। यही सीखना है पहले आपको। देखो मैंने क्या लिखा, कौन सा नंबर है कोड का, और यहाँ क्या आया, अपने आप आया। यही सीखना है तुमको, ठीक है। यहाँ पर मैंने नेम लिखा तो कॉलम का नंबर अपने आप आएगा। तो ये समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव। यहाँ क्या लगेगा, मैच। तो मैच का यही काम होता है। तो दिमाग के अंदर सबसे पहले इसको बसा लो, रट्टा मत, रटना नहीं है, तुक्केबाजी नहीं मारनी है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, उसको समझ लो, दिमाग में बैठा लो, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, रटना नहीं है चीज को, जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। मैच फॉर्मूला क्या करता है, एलिमेंट की पोजीशन बताता है, बस यही काम होता है मैच का। तो चलिए मैच फॉर्मूला लगाकर आपको बताते हैं ये लगता कैसे है। देखो, फॉर्मूला स्टार्ट करोगे मैच, ठीक है भाई। अच्छा, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये ढूंढना है ना आपको, ये ले लो। और इसको ढूंढेंगे किसमें, इसमें, इसमें ही ढूंढ रहे थे ना आप, ये लिस्ट है, इसमें ढूंढेंगे। पूरा डेटा सिलेक्ट नहीं करते मैच में, ठीक है। एक लिस्ट सिलेक्ट करते हैं, या तो वर्टिकल लिस्ट या हॉरिजॉन्टल, एक लाइन सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो नाम था इसमें मेरे को ढूंढना था तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करना होता है, यानी है तो बताए, नहीं है तो ना। तो कितना आ रहा है कोड एग्जैक्ट मैच का,
0, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ 0 लिखेंगे। अभी आपको एंटर करना है, कंप्लीट, उत्तर आ जाएगा। आ गया नेम, यहाँ पे कुछ भी लिखिएगा आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ये था मैच फॉर्मूला। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। मैच लगाया, ये लुकअप वैल्यू ले ली और इसकी लिस्ट हो गई। यही ढूंढ रहे हैं ना इसको, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, बाकी अपने आप। ठीक है, आप कोई भी कॉलम डालो, पोजीशन बता देगा। को डाउट यहाँ पे? आगे बढ़े। देखो भाई, यहाँ पर अब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। ये एम्प्लॉय की आईडी है, मुझे कोड निकालना है, एम्प्लॉय का कोड निकालना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एच लुकअप की वी लुकअप? काम बताइए इन सबको कि वी लुकअप में लगा दो वी लुकअप। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ध्यान से देखो, इसमें करना है ना काम मेरे को, ठीक है, समझना चीज को। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलेंगे, ये याद रखना बात में, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, और ये याद रहेंगी बात, ये भूलना नहीं है, तुक्केबाजी मार के तो ना काम खराब हो जाएगा तुम्हारा। ये हो गई कॉलम और ये हो गई। अब मैं निकालना बता रहा हूँ आपको तरीका। आप लिखो इक्वल टू। अच्छा मैं यहाँ से कुछ चीजें पूछना चाह रहा हूँ, और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, उस तरीके से हम गए तो उससे चीजें तो आपकी कवर हो जाएंगी, लेकिन कंफ्यूजन इतनी ज्यादा हो जाएगी, लुकअप लगाने बैठोगे लगेगा नहीं। मैं पहले ही बोल के चल रहा हूँ ये बात, ठीक है, क्योंकि तुम मेरे पहले बच्चे नहीं हो, पढ़ रहे हो, जो औरतों को पढ़ा है उनके एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा हूँ ये बात, ध्यान से सुनो। उसको फिर रफू नहीं कर सकता मैं, तुम देखना, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अगर मैं उनको बता दूंगा तो कॉन्सेप्ट आपके सारे हो जाएंगे, छोटे छोटे होते हैं। लेकिन वी लुकअप जब भी कभी लगाओगे तो रहोगे जिंदगी भर भी कंफ्यूज। अब आ जाओ एक तरीका, दूसरा तरीका, वो तरीका आपने सीख लिया, फिर डाटा आने तो कैसा भी सारा सारा डाटा निकलेगा, वन टाइम एफर्ट है। और मैं तुमको पहले ही बोल चुका हूँ उसको रफू नहीं कर सकते, एक बार आ गया कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे हैं वो तुम्हारे सारे क्लियर हो जाएंगे, छोटे 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 वो चुन्नू चुन्नू होते हैं ना। लेकिन कभी भी जब वी लुकअप लगाओगे तो रहोगे हमेशा कंफ्यूज। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट वो तरीका सिखा दूं तो तुम कभी कंफ्यूज नहीं रहोगे, एक बार मेहनत लगेगी, इंटरव्यू आने दो, चाहे ऑफिस में काम करो, तुम्हारा डाटा निकल के आएगा। अब चूज तुम करो, बताओ। होगी दुविधा में पड़ गई, नहीं बताता तो काम सही से तुम्हारा ना। लेकिन देखो जो बात है मैंने तुम्हारे सामने रखी, जैसा तुम चाहो। छोटे 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 कॉन्सेप्ट है, उनके साथ चलो तो धीरे धीरे निकलेगा, धीरे धीरे 1 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 12 फिर 2 निकालना, ऐसे करके धीरे 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 धीरे, है ना। और दूसरा ऑप्शन, एक बार अगर ऑल इन वन सब खेल खत्म, फिर तो डाटा 1 निकलवाओ 10 निकलवाओ 50 निकलवाओ, जो तुम्हारा मन करे, कभी दिक्कत नहीं आएगा। तो सेकंड ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सीखने के बाद तुमने कहा ना सर वो चिन्ह पुन बता दो तो तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे, उस पर मत जाना फिर, ठीक है। टाइम मिला तो मैं अपने आप से देख लूंगा कवर करके। देखो क्या करना है, खेल ये है कि यहाँ पर दी गई है आपको आईडीज, हमको ये डाटा निकाल के लाना है, बस बात इतनी सी है। अब एक एक करके ढूंढो, कोई थोड़ी ना 5 नंबर का पवन का डाटा यहाँ से उठा के यहाँ डालोगे, ऐसे थोड़ी ना करना, कुछ लगाना तरीका। तो तरीका क्या लगेगा, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। कभी भी किसी डाटा सेट के ऊपर ध्यान दीजिए, कभी भी किसी डाटा सेट के ऊपर जब भी आप लुकअप फॉर्मूला यूज करते हो, दो बातें याद रखना। पहला रूल, अपनी पूरी टेबल को एक नाम देना। क्या देना, सिलेक्ट कर लो, नाम दे दो। फॉर्मूले में जाके यहाँ पे पहले देख लो कोई नाम दे तो नहीं रखे, खाली एकदम कोई नाम नहीं दे रखा। अब हम इसको सबसे पहले नाम देंगे, तो मैंने इसको नाम दे दिया माई डेटा, दे सकते हैं ना, दे दिया मैंने माई डेटा, ओके कर दीजिएगा। पहला काम हो गया। दूसरा, आपके डाटा सेट में जितनी भी हेडिंग होती है उनको सिलेक्ट करके भी नाम देना होता है, समझ में आ गई बात, उनको सिलेक्ट करके भी क्या देना है, नाम देना है। तो भाई इसको सिलेक्ट कर लो और नाम दो, हेडिंग को भी नाम दो।
तो ये बन गई आपकी, मैं लिखूंगा इसको माई डेटा हेडर। इतना समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपकी लुकअप वैल्यू होती है उसकी पूरी कॉलम को सिलेक्ट करके नाम देना होता है। लुकअप वैल्यू क्या है आपके केस में? एम्प्लॉय आईडी। क्या है? एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी का पूरा ये पूरी लिस्ट लो, पूरी पूरी की पूरी जितनी भी कॉलम है, इसको भी नाम दे दो। तो मैंने इसको नाम दे दिया माई डेटा एम्प्लॉय आईडी। तो एक बार माइंड में रिवीजन कर लो, याद कर लो इस बात। कभी भी किसी डाटा सेट से लुकअप निकालोगे, 3 काम करना। पूरी टेबल को नाम दो, टेबल की हेडिंग को नाम दो, जो भी आपकी लुकअप वैल्यू का कॉलम है उसको नाम दो। बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो आप ये चीज। हो गया दिमाग में फिल्टर? पूरी टेबल, हेडिंग, ये तो है ही, टेबल है, हेडिंग तो है ही। लुकअप वैल्यू देख लेना कौन सी है, उसको पूरा सिलेक्ट करके नाम दे दो। समझ गए बात? अब आ जाओ काम धंधे पे अपने। काम को स्टार्ट करने से पहले जो फिर से एक बात रिपीट करिए, इसमें निकाल के लाना है डेटा, है ना? अच्छा, ये क्या कहलाएंगे? इसकी कॉलम। क्या कहलाएंगी? और ये क्या कहलाएंगी? है ना? इसको माइंड में एक दो बार में याद कर लो, क्या कहलाएगी ये और ये। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। यहाँ आ जाओ, अब फॉर्मूला लगाने हैं। एक फॉर्मूला सारा डाटा आएगा, देखना। इक्वल टू, फॉर्मूले का नाम, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या हो गई? 5 नंबर। अब देखो, जब ये वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे तो आपने क्या सिलेक्ट करा है? रो। क्या थी ये? याद रखना ये बात, क्या थी? अभी बात याद कराया था मैंने, क्या था ये? रो था। इसकी कॉलम को लॉक कर देना, उल्टा करना है। रो सिलेक्ट करोगे तो क्या लॉक करोगे, और कॉलम सिलेक्ट करोगे तो क्या लॉक करोगे? कॉम्बिनेशन बनाना है दोनों का। याद कर लो फिर से। रो सिलेक्ट किया तो लॉक क्या होगा, और कॉलम सिलेक्ट किया तो? कोई डाटा सेट में जिसमें डाटा निकालना होगा, रो कॉलम की पहचान कर लोगे। ऊपर जाऊंगी कॉलम, और साइड में जाऊंगी पूरी टेबल। जिसपे लुकअप लगेगा, 3 बातें याद करना। पूरी टेबल को नाम देना, हेडिंग को नाम देना, लुकअप वैल्यू को नाम देना, बस। समझ में आया इतना? अब देखो अगला प्रोसेस। तो मैंने रो सिलेक्ट करी है, लॉक क्या करेंगे? कॉलम क्या होता है? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट को लॉक करेंगे, लॉक का साइन क्या होता है? डॉलर। तो भाई लॉक कर दो इसको। अभी हो गया लॉक, कॉलम लॉक हो गया ना। रो को लॉक नहीं करना है, कॉलम को लॉक करना है। अच्छा, इसके बाद ये क्या पूछ रहा है? टेबल। टेबल, याद करो मैंने पूरे डाटा सेट को एक नाम दिया था, वही है मेरी टेबल। क्या नाम दिया था? लिख दो उसे। ये लिख दिया, खत्म काम। अच्छा, उसके बाद क्या पूछ रहा है? कॉलम का नंबर। देखो अगला पैरामीटर क्या है? कॉलम का नंबर। पूरा पढ़ो एक बार, ठीक है। कॉलम, इसको अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना। कॉलम का नंबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कॉलम का नंबर पूछ रहा है। अच्छा, हमें निकालना क्या है? इस टेबल से निकालना है। तो इस टेबल में कोड कौन से नंबर पे है? ये चीज। तो यहाँ क्या लिखना है मुझे? अब याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज सिखाई थी फॉर्मूले से, कि सिखाई थी नहीं सिखाई थी? वो काम आएगा कि नहीं आएगा अभी? यहाँ तो लगाओ उसको, हाथों से मत लिखना 3 को। क्या करना? फॉर्मूले से लगाना। अभी मैं सीखा था तुमने थोड़ी देर पहले, अब उसको यूज कर लो। तो भाई G2 है ना, ऊपर से नीचे करेंगे तो चेंज होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि चेंज नहीं होगा? एब्सोल्यूट, इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। आपको नहीं आता फिर रेफरेंस? इसको एब्सोल्यूट कहते हैं, इसको मिक्स कहते हैं। रो फ्री है, ऊपर नीचे चेंज होगा? गलत सोच रहे हो। करें आगे, कंटिन्यू करें। तो क्या लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला? मैच लगाएंगे। तो ये लगा दिया मैंने, मैच। कई बार हमारे सामने ऐसा भी धर्म संकट हो जाता है, हमको मालूम है कि ये ठीक है, लेकिन बच्चा मानेगा ही नहीं। उसको समझाने के लिए फिर से बैक करना पड़ता है। जैसे तुम मेरे से कह रहे हो कि सर ये एचपी का लैपटॉप में मान ही नहीं रहा। नहीं, ये तो पीएच है, नहीं मानता। तुम्हें एक्सप्लेन करना, तुम्हें समझाने में बहुत बड़ा रोड़ा होता है दिमाग का, कैसे समझाएं? तुम अड़े रहे हो अपनी बात पे कि ये एब्सोल्यूट है। मैं बोल रहा था एब्सोल्यूट थोड़ी ना, नहीं एब्सोल्यूट है। लेकिन ये हर एक के साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होगा। तो सोच के देखो, हम कितनी बड़ी उस पे बैठे होते हैं। एकदम काल्म रहना है एकदम, और सुनते रहना है। हाँ, तुम बोल रहे हो, हमें मालूम तुम गलत बोल रहे हो, तुमको बोल रहे हो सही है, तुम मान ही नहीं रहे हो। ठीक है, उस अवस्था में जाना अपने आप में पूरा मतलब तपस्या है ये। मैच पे आ गए हम, स्टार्ट करें। क्या करेंगे? लुकअप वैल्यू। क्या है लुकअप वैल्यू? कोड।
कोड को ढूंढ रहे हैं ना, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए मैच को याद रखो, कोड ले लो। अब फिर से लॉक करना होगा किसी को, फिर से करना पड़ेगा लॉक एक चीज को। तो आपने कॉलम सिलेक्ट करी है तो रो लॉक होगी, कॉलम सिलेक्ट करी है ना, क्या लॉक होगा, थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस की थी ना, कॉलम रो ऐसे, तो भाई कर लो, ये रो लॉक हो गई, समझ लो। अच्छा अब क्या मांग रहे हैं वो, लिस्ट पूरी, तो टेबल की जो हेडिंग है उसकी लिस्ट लिखेंगे, मतलब ये डाटा यहां से आएगा ना, इसको आपने नाम दिया था एक माई डेटा हेडर, समझ गए, और उसके बाद जीरो, मैच फॉर्मूला 1, और अंत में यहां देखो दो पैरामीटर होते हैं लुकअप में, क्या मांगा जाता है आपसे, ट्रू या फॉल्स, आखिर में क्या मांगा जाएगा, ट्रू या फॉल्स। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, एग्जैक्ट, अगर 5 आईडी है तो आंसर है, नहीं है तो नहीं है, तो एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लिखना है, फॉल्स, क्या लिखना है, फॉल्स, वहां पे फॉल्स आ रहा है, इस कीवर्ड में फॉल्स आ रहा है, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉल्स। अब ना बिंदास अपना एंटर मार देना, आंसर आ जाएगा। और आप कहोगे सर बाकी, अरे बाकी का लगाना ही नहीं है, तुम कहोगे क्यों, देखो दिखाता हूँ, एक लग गया, इसी के ऊपर मेहनत करनी है पहले तो तुम्हें, 2 मिनट 5 मिनट लग जाएगा, अरे 10 मिनट लग जाएगा, बस जिंदगी भर का वैल्यू कब आ गया, 10 मिनट लग जाएगी तुम्हारी मेहनत। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूँ इसका आंसर निकल जाएगा, आप इसको पूरा सिलेक्ट कर लो, एक दफा मैंने कर लिया, कंट्रोल आर और कंट्रोल डी, कंट्रोल आर से राइट फिलिंग और कंट्रोल डी से डाउन फिलिंग हो जाएगी, देखो कंट्रोल आर डी आ गया डाटा, अब वेरीफाई कर लो, अब सोच के देखो लाखों का डाटा कितनी देर लगेगी, एक बार लगाना है फिर सारा अपने आप आएगा, अच्छा है। और ये पूरी तरह से डायनेमिक होता है, दिखाऊं कैसे, अगर मैं कॉलम इधर उधर कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसको, ये देखो सिटी कर दी, सिटी यहाँ गई, लो ये कोड यहाँ गया, जब मन करे जब ले लो, कोड ही कोड ले लो, नेम यहाँ कर दो, कुछ भी नहीं है, तुम्हारा मन कर रहा है कोई नया रिकॉर्ड लेने का तो नया रिकॉर्ड भी आ जाएगा, देखो दिखाता हूँ, तुम्हारा मन कर रहा है नहीं रिकॉर्ड नंबर 5 चाहिए मेरे को, 5 लिखो तुरंत, है ना। अभी नीचे का डाटा नीचे लाने के लिए क्या करना है, सीधा यहाँ ले जाके कंट्रोल डी डाउन फिलिंग, फॉर्मूला नहीं लगाना है बार बार, तो ऑल इन होना, अभी तुमने मात्र 2 से 3 या 4 मिनट में इसको पूरे को खत्म कर लिया, पूरा खेल खत्म हो गया लोगों, और मैं तुम्हें छोटा 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 कराता ना, अभी चलता रहता है, पहले एक वैल्यू निकाल के दिखाता, फिर एक लाइन में निकाल के दिखाता, फिर नीचे निकाल के दिखाता, है ना, चलता ही रहता है ये अभी तक, लेकिन अब ये खत्म हो गया, अभी कोई डाउट है तो पूछ लो। कंट्रोल और कंट्रोल आर, ये वही है, अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज मत हो, ये आप नॉर्मल तरीका वो यूज कर लो, देखो आप कंफ्यूज मत हो, देखो आप पकड़ के तो खींच ही सकते हो, ये तो आता है, ये खींचना ही है ये, वो शॉर्टकट मार दिया था हमने, कंट्रोल, कंट्रोल डी मतलब डाउन फिलिंग, ये जो हम करते हैं इसको डाउन फिलिंग कहते हैं, वो हमने शॉर्टकट से कर लिया था, तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो ये करो करो, कौन सी वैल्यू मिसिंग है बताओ, ये हटा दूं, बता दे, जो भी मन में वो बता, अंधेरे में तीर नहीं लगता इसमें, कर दे इसमें, बता दे, कर दे इसमें, मैं समझा नहीं कौन सी बैच की बीच की वैल्यू मिसिंग है, लाइक दैट समझ में नहीं आ रहा हूँ मेरे को, क्योंकि जो भी तुम बोल रहे हो ना वो असंभव होगा इसमें, देखना वो खाली मन की, वो मैं साबित कर दूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम करो तो सही एक बार, वो कर दो ना, मिसिंग कर दो ना, तुम कर दो, बताओ कौन सी मिस करनी है, वही कह रहा हूँ, जो तुम्हारे मन में कल्पना आ रही है ना वो असंभव है, होता नहीं है, तुम कर दो, तुम जब भी विश्वास हो करो, कौन सी डिलीट करूं बताओ, बेटा जो तुम बोल, जो कह रहे हो ना मिसिंग वैल्यू है, वो वैल्यू बताना कौन सी मिसिंग वैल्यू है, यही बता देना, कौन सी वैल्यू मिसिंग करना चाहता है, किस में मिसिंग करना चाहता है, बता ना किस में मिसिंग करना चाहता है, ये वाली टेबल है, ये है, हाँ बताओ, इसमें आ जाओ, आगे इस टेबल में आगे बता, इसमें क्या करना है, अरे मिसिंग वैल्यू किस में, समझ ही नहीं आ रहा तेरे को,
बेटा वी लुकअप खत्म हो गया, यही होता है और कुछ नहीं होता। एक वैल्यू निकालनी खाली सिंगल, खाली आपको कोड चाहिए खाली, बाकी डाटा नहीं निकालना। ये कह रहे हो कि भाई मेरे को सर ये चाहिए ही नहीं, आप मेरे को कोड निकाल के दे दो बस, ऐसा कुछ कह रहे हो? तुम लंबी लंबी सांसें लो, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करो 4-5 बार, सोच लो तुम्हें क्या करना है। जो भी तुम कह रहे हो ये सब का सॉल्यूशन निकल चुका है, तुम खुद कंफ्यूज हो रहे हो पूरी तरह से। पूरा निकल गया, तेरे को क्या निकलवाना है, आईडी के आधार पर क्या निकलवाना है वो बताओ। यार तेरी आईडी के आधार पर क्या वैल्यू निकालनी है, सिंगल नेम निकाल ले, कोड कुछ भी निकाल ले, निकल रहे हैं यहाँ पे, हो गया खत्म, ये ऑल इन वन है। तो वो तो थोड़ी देर पहले कहानी शुरू करने से पहले तेरे को बताया था मैंने, वो पूछना है कि ये पूछना है, तुम लोगों ने क्या कहा था? अरे ये हो गया ना, इससे निकल तो गया। ये जो हरकत है ना, इसको बोलते हैं बच्चा बचपन, ये बच्चापन है तुम्हारे अंदर। अभी थोड़ी देर पहले बताई थी बात, वो अटक गए वहीं, अटक गई ना सुई तुम्हारी, थोड़ी देर पहले कही थी ना मैंने ये चीज, कि तुम छूटने के साथ ही दोबारा पूछोगे, जिद्दीपन। इसको अभी मतलब मैच्योरिटी नहीं आई तुम्हारे अंदर, इसको बोलते हैं बचपन, जिद्दीपन। और ये देखना, मैं इसको निकालूंगा सब कुछ वही रहेगा, मेरे को खाली लॉक नहीं करना उसमें, मैंने यहाँ लॉक करा ना, उसमें मैं लॉक नहीं करूंगा, देखना। जब भी तो कहते हैं बच्चा मैच्योर होता ही नहीं है कभी भी। देख अब देख, इक्वल टू देख ले, वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू, टेबल मतलब ये पूरा ले लो, ठीक है, कॉलम का नंबर लिख दो, कितना है कोड, 3 नंबर है, आगे समझ में, अंत में फॉल्स लिख दे, ये निकल गया। ठंडक पड़ी अंदर। अब इसका करेगा क्या, ले इसका करेगा क्या तू, क्या करेगा इसका? अरे गलत है ना, एक से एक ही निकलेगा ना, सारा थोड़ी ना निकलेगा। दिमाग लगा क्यों निकला ऐसा, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? अरे ये रेफरेंस है, रिलेटिव, नीचे सरका होगा डाटा, ये डाटा नीचे की तरफ सरका है, 1 नंबर उसकी रेंज में आ रहा है, नीचे जा रहा है ना रेंज, 1 नंबर आ गया तो निकल गया। अब ये नीचे सरका तो 3 नंबर इसके रेंज में आ गया, नीचे ब्लॉक में। तो क्या पढ़ते हो तुम लोग, अपना दिमाग तुम लगाते ही नहीं हो बिल्कुल, समझ जाओ तुम, बिल्कुल ही बुद्धि छोड़ के घर में से बैठ जाते हो, हैं? मैंने इसीलिए तुमको एक ओरिजिनल फॉर्मूला, जब भी जाओगे ना किसी, इसको मैं पहले बता देता ना, तुम इसी में खुश हो जाते, और इसके बाद जब मैं उसको समझाता तो इतना कठिन लगता तुमको याद ही नहीं होता। एक आसान जंप लगवा देना और उसके बाद तुमसे भारी जंप को लगवाएं, लगेगी नहीं कभी। डायरेक्ट ही पहली जंप हाई लगवा दी ना, वो आसान वाली जंप को तुम कहोगे बच्चा है ये क्या है, एक बार। भाई दोनों एक ही चीज है, बट तुम लोगों ने मेरे को एक मैसेज दे दिया हो, मैसेज मिल गया मेरे को ठीक है, गुरु गुरु होता है, समझना बात को, ठीक है, मेरे को मैसेज मिल गया बस। अब आपको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, क्यों मैं अपना वो एक वन ऑफ द वे बताऊंगा, उस कैटेगरी में नहीं आते तुम। अब बोलो क्या पूछना है, बोलो बोलो। 3 लिखा था, आप मैच लगा के निकाल लो। अब धीरे धीरे ना तुम इसको वैसा ही बनवा दोगे, देखना, तुम धीरे धीरे इसको वैसा ही बनवा दोगे जो मैं बता चुका हूँ। अब ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि सर यहाँ जो 3 लिखा है ना, इसकी जगह मैच लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, लगा सकते हो, 100% लगा सकते हैं। उसमें भी तो मैच लिखा था, उसमें भी हाथों से लिख सकते हैं, अगर मैं उसमें हाथों से लिख देता तो सारा रिकॉर्ड निकल के नहीं आता। यार तुम लोग यार बच्चों वाले है, तुम ऐसे क्यों हो? मैंने यहाँ पे लिखा 3 जमा 2, एक 5 ही तो बनेगा, और मैं डायरेक्ट कहीं 5 लिख दूं तो वो भी 5 ही बनेगा। यार तुम कैसी बात करते हो यार, मैंने हाथों से 3 नंबर लिखा, या मैं फॉर्मूले से 3 नंबर निकालू, फॉर्मूले से निकालूंगा तो वो अच्छा रहेगा थोड़ा, मैच फॉर्मूले से। क्या यार?
माँ मैंने एब्सोल्यूट क्यों लगा, हाथों से ही कर लेते, माइनस आ रहा था जो प्लस कर लेते, क्या दिक्कत है हाथों से लिखने की। समझ रहे हो बात? मैं तुम्हें ऐसे बोलूंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? ऐसे तुम लोग मेरे से कर रहे हो, तो मुझे ऐसी फीलिंग है जब मैं तुमसे कहूँ सर नेगेटिव, अरे कोई ना बेटा नेगेटिव हटा ले, हाथों से हटा ले, क्या दिक्कत है? तो तुम्हारा तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा अंदर माइंड में? तुम्हारी तुम्हारे विचार मेरे लिए क्या बनेंगे? ऐसे ही मेरे अंदर तुम्हारे लिए, तुमको लेकर विचार पैदा हो रहे हैं। सोच के देखो, अगर मैं टीचर हूँ और तुम मेरे से पूछो सर वो नेगेटिव आया, नेगेटिव कैसे हटेगा? बेटा ये नहीं आता, नेगेटिव ले जाके नेगेटिव हटा नेगेटिव हट जाएगा। तो तुम कुछ अलग सोचोगे ना माइंड में कि क्या टीचर है यार, ऐसे कैसे बता। सेम ऐसे ही हमारे साथ, तुम्हें क्या लगता है तो टिट फॉर टैट नहीं होता है? जैसा तुम्हारा रिएक्शन है हमारा रिएक्शन, ऐसा ही मुझे फील आ रहा है। अब भाई साहब क्या कह रहे हैं, सर हाथों से लिखा था मैच से लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स सर वहां मैच लगाया था हाथों से, अरे एक ही तो बात है, वहां तुमने मैच लगाया था, मत लगाओ मैच, हाथों से लिख दो। नहीं लिख सकते। अब धीरे धीरे लेके तुम वही आ जाओगे, सर ये एक साथ आया, आप पूरा निकालो ना, धीरे धीरे मैच लगवा दोगे इसमें, धीरे धीरे लॉक करवा दोगे, वही तो तुमको डायरेक्ट बताएगा। आएगी तुमको दिमाग में, लेकिन आएगी तो टाइम के बाद कि मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था। ठीक है, ये यहाँ पे निकल चुका है, अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, वी लुक अप मैच वैसे ही खत्म हो गया। अरे रिकॉर्डिंग में जाएगा तो सही। कौन सा बताऊं, ये बताऊं, पहला बताऊं, कौन सा बताऊं? नहीं नेम पे तो ठीक है, नेम निकालो, खाली नेम निकालना है बस, पूरा सारा। वो तो रिकॉर्डिंग में देखना, वो तो अब हटा दिया, फिर डिलीट डिलीट मार दिया, वो तो सारे फंक्शन आपके, वो आपको एज इट इज उसमें समझ में आ जाएगा, उसमें समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे से दोबारा कनेक्ट कर लेना, रिकॉर्डिंग में है वो सारा एज इट इज। ठीक है, उस पे मतलब टाइम वेस्ट करने वाली बात है आदित्य, वो रिकॉर्डिंग में तुमको मिलेगा, तुम उसको देखना, तुमको उसको देख के समझ में नहीं आया तो मेरे से कनेक्ट कर लेना। और कोई डाउट हो तो पूछो। वो रेफरेंस की वजह से होता है, रेफरेंस की वजह से होता है, उसको वो डाटा मिला ही नहीं इसलिए गलत आया। देखो मैं समझाता हूँ तुमको यार, तुम लोग ना, ये देखो इसमें ना ये रिलेटिव रेफरेंस लगा हुआ है बेटा, ठीक है, ये डाटा देखो एक बार। ठीक है, अच्छा, जब मैंने इसको राइट साइड यहाँ पे पुश किया ना, तो ये जो मैंने सेल सिलेक्ट किया था ये सरक के यहाँ आ गया। मैं वही कह रहा हूँ, तुम लोग ना अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालते हो। ये रिलेटिव रेफरेंस था, जब मैंने सरकाया इसको कॉलम की दिशा में, तो ये जो 5 का रेफरेंस था ये यहाँ आ गया, तो इसका डाटा मिलेगा क्या यहाँ पे? तो जो डाटा नहीं मिलेगा तो एन आएगा। अब बोल बोल, तेरे पास भी आएंगे, बोल नीचे वाला क्यों आ गया? ये वाला आना चाहिए, ये आना चाहिए। हाँ, नीचे क्योंकि उसकी रेंज में नहीं है, देख डबल टैप कर रहा हूँ, इस वाले ब्लॉक के अंदर कहीं पे 1 लिख रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ तुम लोग अपनी तरफ से कोई बुद्धि नहीं लगा रहे हो, इतने तो यार, अपनी तरफ से तुम्हारे कोई एफर्ट नहीं है। व्हाट डज इट मीन्स? अब तुम्हारी दुखती तीरथ पता है मुझे। अब मैं तुमको ओपनली बोल सकता हूँ ये बात, तुम कोई भी एक टॉपिक बताओ जो तुमको अच्छे से आता है, कोई भी एक टॉपिक, तुम उसका कोई सवाल का उत्तर नहीं दे पाओगे, मैं पूछूंगा तुमसे, अब टेक्निकली ऐसे ही हो। ये थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है इन चीजों में, ऐसे थोड़ी ना चीजें निकल जाएंगी। रेफरेंस है, जब नीचे सरकाओगे तो रेफरेंस नहीं जा रहा है नीचे, इसीलिए तो लॉक किया था ताकि नीचे ना जाए। हाँ? अब झूला ही झूलते रहो इसमें, नीचे लॉकिंग का पहला प्रोसेस बताया था, वो एकदम टॉप अप था। हाँ? चलो ये खत्म हो गया, अभी और कुछ पूछना है तो पूछ लो, 15 मिनट है, एक टॉपिक और खत्म कर देता है, एच लुकअप। ठीक है, देखो सामने एच लुकअप को, एकदम से, अब तू सही बोल रहा है एकदम, डाटा का फर्क है और कोई फर्क नहीं, यहाँ देख लो। देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, स्टूडेंट की आईडी है,
तो मुझे स्टूडेंट के आईडी के आधार पे नाम निकालना है, ठीक है। तो डाटा हॉरिजॉन्टल है तो हम एच लुकअप लगाएंगे, ये हो गई हमारी लुकअप वैल्यू। किस चीज का नाम? भूल जाओ उसे। यहाँ देखो आप लिखोगे एच लुकअप, ठीक है, क्या लिखोगे? एच लुकअप। ये हो गई आपकी लुकअप वैल्यू, ठीक है। उसके बाद पूरा टेबल लेना है आपको, ओके। टेबल लेने के बाद आपको रो का नंबर डालना है, जैसा आपको नेम निकालना है, तो नेम इस वाली रो में कौन सी नंबर पे आती है? दूसरे नंबर की हेडिंग है तो 2 लिखना है, और अंत में फॉल्स लिखना है, बस। एंटर करो, आ गया डाटा, आ गया। अब आपको मान लो ये सारा निकालना है, सारा। तो यहाँ पे जो 2 लिखा था ना, अगर मैं यहाँ 3 लिख दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा? आ गया। और 4 लिख दूंगा तो, लेकिन मेरे को तो सारा एक साथ चाहिए, तो ना कर्ली ब्रेसेस बना लेना, बना लोगे? तो पहला डाटा कौन सा चाहिए? नेम का, क्या नंबर आएगा इसका? 2। अगला क्या चाहिए? 3, कॉमा लगा के। अगला ऐसे, अभी मारो एंटर, आ गया। अब कोई भी स्टूडेंट की आईडी डालोगे या डाटा आ जाएगा। अभी समझ में आया? तो मैं आपको ऐसे ही समझाया करूंगा बच्चों के तरीके से, ये समझ में आ रहा है वैसे? हाँ, तो मैंने छोड़ दिया वो, ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं कुछ और ऊपर लेवल पे चला गया, जैसे एक हाई फाई लेवल पे चले जाता ना एक, तो गलती हो गई फाइन एक्सेप्टेड। तो अभी ठीक है ना। तो इसी लेवल, अभी इससे पता लग रहा है लेवल क्या होता है, अब समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि एक लेवल भी होता है पढ़ने का। मैं दूसरे जोन में घुस गया था थोड़ी देर पहले, वापस आ गया तो यही है, इसी तरीके से पढ़ो, समझ में आ रहा तुम्हारे, उसमें कंफ्यूज हो गए थे। ऐसे कर लो, निकल गया ना डाटा, खत्म बात। और कोई सवाल किसी का? तो यहाँ पर हमारा एच लुकअप खत्म हो गया, वी लुकअप खत्म हो गया। अब मैं एक सवाल करता हूँ तुम लोगों से, कर लूं? चलो यहाँ देखो डाटा सेट को, ऊपर देखो, यहाँ पर नेम है, सिटी है, ठीक है, और एस आई डी और कोड है, ओके। तुम ना मेरे को एस आई डी दे रखी है मैंने तुमको, तुम नेम निकाल के दिखाओ इसका। चलो लग जाओ काम पे, बोलो। वी लुकअप शाबाश, ठीक है, पूरा टेबल, वेरी गुड। 1, ओके, ठीक है। अरे नेम तो पहला ही कॉलम है, 3 क्यों आएगा? हाँ, एंटर, गलत है ये। चलो कोड निकाल दो तुम, छोड़ो एक गलत हो, क्या पता, कोड निकाल दो, चलो निकालो। क्यों आगे करते, जब यही है तो यही रहेगी आगे क्यों करते? हाँ, मैच का क्या लॉजिक है इसमें, कहाँ पर काम? जब काउंटिंग करके तुमने खुद ही डाल दिया, ये यही तो दिक्कत करते हो तुम लोग। यहाँ मैच का क्या लॉजिक है, जब तुमने खुद कर, मैच करता है क्या है? पोजीशन बताता है, पोजीशन तुमने खुद लिख दी, तो मैच का क्या रोल रह गया? नॉलेज नहीं है, बैठो अब तुम, नॉलेज डालूंगा ना, देखो। देखो जो भी लुकअप होता है नॉलेज की वजह से नहीं, फॉर्मूला तो तुम्हें आता है, फॉर्मूला तुमने ठीक लगाया, नॉलेज की वजह से। अब आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलो जिसके पास नॉलेज बहुत है, और तुम लोग थोड़ा सा नॉलेज ले लो, तुम सोचो कि तुम लोग बहुत बड़े बन गए, और उसको कंपेयर करो, उससे कंपटीशन करो, तो वो मन में हंसेगा। तुमने थोड़ी सी दुनिया देखी, लेकिन तुमने सोचने लग गए कि तो बस अरे हम तो बन गए अर्जुन अर्जुन, लेकिन सामने वाला तो कितने सालों से उसके बहुत नॉलेज थी, तो मन में हंसेगा। सेम होता है। अभी देखो नॉलेज, अब यहाँ देखो वी लुकअप है ना, जो उसमें गलती क्या है, वी लुकअप की लिमिटेशन होती है 2। अब दोनों लिमिटेशन याद रखना, वी लुकअप कभी पीछे की तरफ डाटा सर्च नहीं करता, और आप आईडी के आधार पर नेम को सर्च कर रहे हो, कभी नहीं निकलेगा। वी लुकअप हमेशा कहाँ सर्च करता है? तुमको आ गया था दिमाग में ये? चल तो कोई बात ना, तू एक काम कर, कोड निकाल दे, कोड तो आगे है, कोड निकाल दे। एक मिनट, इसको बता।
अरे छोड़ इसको, तो कोड निकाल दे, पीछे नहीं चलता ना, आगे तो चलता है, निकाल, चल निकाल, बोल ना। वी लुकअप पहले वाला कोड कहाँ था, कॉपी पेस्ट करने की कह रहा है बच्चा, रुक जाओ, ये कर लिया कॉपी, बता देना मेरे को ढंग से, और मैं यहाँ पे लगाऊंगा इसको, ठीक है, ये लगा दिया, ठीक है। वन की जगह कितना आएगा देख लो, काउंट कर लो, वन की जगह वन क्यों आएगा, वन की जगह टू क्यों आएगा, कोड निकालना है, कोड निकालना है। अरे ये रहा ना, ये टेबल में आंसर नहीं निकल रहा है तो कुछ भी बताओगे। अपने धर्म ईमान पे नहीं टिकोगे, जो रूल है तो रूल है, वो बदलेगा थोड़ी ना। करें, हुआ कुछ, तू भी आ जा भाई, ये ब्रैकेट लगा ले, बता और में क्या लगाना है, बता। तो तुमको मतलब करली ब्रेसेस का क्या मतलब है यार, करली ब्रेसेस होती है जब एक साथ बहुत सारी वैल्यू चाहिए, कोड ही निकाल दो, करली ब्रेसेस का लॉजिक लगा दिया तुमने। लगा, क्यों फंसे तुम, नॉलेज की वजह से। नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको एक ज्ञान की बात बताई थी, तुम समझे ही नहीं। जब एक बहुत बंदा जिसको पास बहुत नॉलेज है वो तुमसे बातें करे या तुम्हारे सामने बैठा हो, और तुम जब थोड़ा सा सीख लेते हैं तो बच्चा ये सोचता ना हमें नॉलेज आ गई, ऐसा ही हुआ इसके साथ भी अभी। सोचा पीछे नहीं चलता, हम तो निकाल दूंगा, फंस गया वहां पे। पहले पूरा बात ध्यान से सुनो सामने वाले का। तुम पहले क्यों मजे, पहले ही बोलने लग गए ना तुम कि मैं तो निकाल दूंगा, पीछे नहीं चलता। देखो, सुनो, अब इसकी जो दूसरी लिमिटेशन है, दूसरी लिमिटेशन की वजह से गड़बड़ हुआ। इसकी दूसरी लिमिटेशन जो कहती है वो ये कहती है कि जो भी आपकी लुकअप वैल्यू होगी वो आपकी टेबल का पहला कॉलम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए टेबल का, तो आपकी इस टेबल का लुकअप वैल्यू कौन सा कॉलम है, तीसरा, पहला नहीं है, इसलिए आंसर नहीं निकला। मैं आंसर निकाल के दिखाता हूँ आपको, निकलेगा, मेरे केस में निकलेगा आंसर। ये जो मैं टेबल सिलेक्ट कर रहा था, अगर मैं टेबल यहां से सिलेक्ट करूं तो अब ये जो मेरी सिलेक्टेड टेबल है, टेबल के अंदर ये पहला कॉलम बन गया, बन गया ना पहला कॉलम। अब अकॉर्डिंग टू दिस मुझे नंबर निकालना होगा, दो निकालना होगा, आंसर आ जाएगा। ये आंसर क्यों निकल पाया, क्योंकि नॉलेज था। और तुम क्यों नहीं निकाल पाए, नॉलेज की कमी। इसलिए पहले ज्ञान पहले ना ले लिया करो पूरा, सुनो तो सही बात को ध्यान से, पहले तसल्ली से पूरा एक्सेप्ट कर लो, तब वेट करो कि अब आने दो एफएक्यू। आप लोग बीच में ही चल जाते, हो गया सर, हो गया बस सर, ओके डन, आई कैन डू, ऐसे थोड़ी ना बनती है बात बेटा। तुम लोगों को जब मैंने वीलुकअप जो पहले वाले तरीके से बताया था उसको एक्सेप्ट तो करते, तुम बिना उसको एक्सेप्ट करे नहीं सर छोटे वाले में आ जाओ, वो बताओ जो एक लानी है मिसिंग वैल्यू हो गई, सर एक की निकालनी है बाकी की नहीं निकालनी, और उससे निकल तो रहा है। तुमने एक का बोल, एक का उससे भी तो निकलेगा, एक का दो का भी निकलेगा, अच्छा ओल ही ना बनता। ढंग से तसल्ली से सुनो, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था एक एक करके निकालने थे, एक एक करके जब निकाला तो उसमें फंस गए हो, वो बाकी वैल्यू नहीं निकल रही है। आपको सर बाकी वैल्यू वैसे होते निकलेंगे जो पहले बताया था। तो पहले ही कंप्लीट हो गया था वो। अभी देखो मैं एंटर करूंगा कोड आ जाएगा, आ गया ना। तो एक्सेल में 50% तो काम तुम्हारा तब नहीं होगा जब नॉलेज खराब होगी, और 50% काम तब नहीं होगा जब लॉजिक नहीं होंगे। अब मैंने तुमको दोनों नॉलेज दे दी, लॉजिक नहीं है, मैं अभी कोई सवाल दूंगा निकलेगा नहीं, लॉजिक नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। अभी देखिए इस सवाल को कैसे निकालेंगे, अब डाटा बीच में है और हमको ये दोनों निकालने हैं, आगे का तो निकल जाएगा, पीछे का कैसे निकालो। तो यहां पर हमारे पास एक और फंक्शन होता है, उसका नाम होता है एक्स लुकअप। क्या नाम होगा, ये आगे और पीछे दोनों तरफ से निकालता है, इसलिए इसको क्रॉस लुकअप भी बोलते हैं। ठीक है, बना हुआ ना एक्स की तरह क्रॉस लुकअप, कहीं से भी निकाल लो, आगे से पीछे से। अब देखो निकलेगा कैसे, यहाँ पे आप लगाओ एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। अच्छा, ये जिसमें ढूंढ रहे हो वो इतना ही देना होता, पूरी टेबल नहीं देनी होती इसमें, इसमें ढूंढ रहे हो और जिसमें से निकालना है वो दे दो, बस इतना सही काम है इसका। कि आ गया, बताओ आएगा नहीं आया, और अच्छे से काम भी करेगा, आप चेंज करके देखिए, ये देखो। अब मेरे को कोड निकालना है, उसी से निकाल लो, एक्स लुकअप, ये हो गया लुकअप वैल्यू, ये हो गया लुकअप एरे, और निकालेंगे किसमें से, ये इसमें से।
खत्म। तो ये थे आपके लुकअप फॉर्मूले। तो हमने आज की क्लास में जो जो लुकअप फॉर्मूले पढ़े एक बार देख लीजिए। तो जो जो कंप्लीट हो गया उनके आगे मैं ओके कर रहा हूँ, ठीक है। एच लुकअप आप समझ गए हैं, एक्स लुकअप भी आपका हो गया है, मैच आपका हो गया है, ट्रांसपोज आपका हो गया है, ठीक है। फिल्टर रह गया, डब्ल्यू लुकअप रह गया, इंडेक्स प्लस मैच रह गया, जिसको कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और इन तीनों को कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ये यहाँ तक मैं कल खत्म कर दूंगा, कंसोलिडेशन वर्टेक्स एनालिसिस, ठीक है। आज की क्लास को हम यहाँ पर ओवर करते हैं। रिकॉर्डिंग आपको शाम तक मिलेगा। डाटा फाइल मैंने भेजनी है, डाटा फाइल में आपको भेजता हूँ, ठीक है।